हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम आईवीएफ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे। बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल, जब बीटा एचसीजी का टेस्ट करते हैं और आपका रिपोर्ट निगेटिव आता है, आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल कि मेरे केस में आईवीएफ फेल्योर क्यों हुआ, आईवीएफ सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। जैसे किसान खेतों में खेती करता है और अनाज उगाता है तो उसको भी काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आईवीएफ में भी मैं बता सकती हूँ कि 4 से 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर वो चीज़ें सही जगह पे नहीं है, गलत है, ऊपर नीचे है, तो आपके केस में आईवीएफ फेल्योर हो सकता है। उन सभी चीज़ों को, उन सभी कारणों को आज हम ध्यान से देखेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है बीज। जी हाँ, बीज से मेरा मतलब है स्त्री बीज और शुक्राणु दोनों। लेकिन जैसे मैं हमेशा वीडियोस में कहती हूँ कि आईवीएफ ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही एडवांस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। जी हाँ, इसके दौरान आप जब इसी टेक्निक के द्वारा आईवीएफ करवाते हो तो वहां पे शुक्राणुओं को बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन पे देख के गुड क्वालिटी स्पर्म्स को ही सिलेक्ट किया जाता है इक्सी प्रोसेस के लिए। इस वजह से जो मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं या फिर जिनका डिफेक्ट्स होते हैं स्पर्म्स में, वो स्पर्म्स वैसे भी रूल आउट कर दिए जाते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है, सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो वहां पे बैड क्वालिटी के स्पर्म्स सिलेक्ट करने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन स्त्री बीज का वैसे नहीं होता है। जब भी आपकी वाइफ को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, आपके अंडाशय से स्त्री बीज डेवलप किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एम्ब्रियोज बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंडाशय से ज़्यादा अंडे बने, इस तरीके से आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि एक तकरीबन शादी के बाद 5, 6 या 7 साल के बाद ही कोई भी कपल आईवीएफ की प्रोसेस तक पहुंचता है। जी हाँ, क्योंकि पहले 1-2 साल तो फैमिली प्लानिंग में चले जाते हैं, बाद में उनका नेचुरल तरीके से ट्राई करने में 1-2 साल निकल जाते हैं, फिर आईयूआई या फिर नेचुरल तरीके से नेचुरल साइकिल विद असिस्टेड आईयूआई, इस तरीके से कोई ट्रीटमेंट चलता है। जो भी अगर फेलियर हो जाता है तो आप आईवीएफ तक पहुंचते हैं। तो मिनिमम 5 या 7 साल के बाद ही आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं शादी के बाद। तो एज ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। जी हाँ, आपकी वाइफ का जैसे जैसे एज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ओवेरियन रिजर्व, ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है आईवीएफ में, वो कम होते जाता है। मतलब क्या, ओवेरियन रिजर्व का मतलब होता है कि ये जो ओवरीज होती है ना, इसमें जैसे स्त्री का जन्म होता है तभी से उसमें एक ओवेरियन रिजर्व बोला जाता है, और उसी में से अंडे बनने होते हैं। हर महीने में एक अंडा डेवलप होता है। तो इस ओवेरियन रिजर्व मतलब क्या, इस ओवरी की अंडा बनाने की कैपेसिटी कितनी बची है, ये देखना, जांच करना बहुत जरूरी होता है, जिसके तकरीबन 2 तरीके ज्यादा यूज होते हैं। एक होता है ब्लड टेस्ट, जिसमें सीरम एएमएच ये एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, और एक तरीका होता है सोनोग्राफी के द्वारा, जिसमें टीवीएस के द्वारा एएफसी देखा जाता है, एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। मोस्टली डे 2 के साइकिल के डे 2 पे ये एएफसी देखा जाता है। तो इन दोनों को मिला के डॉक्टर को काफी हद तक आइडिया आ जाता है कि ओवेरियन रिजर्व कैसा है और कितने अंडे बना सकते हैं, या फिर अंडे बनाने के लिए कौन सा इंजेक्शन, कौन सी दवाइयां देना जरूरी है। तो अगर ओवेरियन रिजर्व उम्र के साथ कम होते जाता है, इस वजह से अगर अंडे कम बनेंगे तो ऑब्वियसली एम्ब्रियोज कम बनेंगे, एम्ब्रियोज कम बनेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार हमने ये भी देखा है, अगर आपका एमएच कम है तो अंडे बनाने के लिए तो दवाइयां देने के बाद अंडे तो बनते हैं, जितने एक्सपेक्टेड है उतने कई बार नहीं बनते हैं। अंडे अगर बन भी जाते हैं तो जब वो फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है तो कई बार उसमें oocyte ही नहीं मिलते हैं। जी हाँ, मतलब स्त्री सिर्फ अंडा डेवलप होता है, अंदर जो स्त्री बीज होना चाहिए वो नहीं मिलता है। कई बार अगर स्त्री बीज मिल भी जाता है तो जो एक मैच्योर्ड oocyte जिसे बोलते हैं हम, M2 oocyte, वो नहीं मिलते हैं। M1 या GV पे अरेस्ट हुए ऐसे तरीके से oocyte की डेवलपमेंट मिलती है। तो M2 oocytes भी कम मिलते हैं, इस वजह से एम्ब्रियोज डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती है। अगर एम्ब्रियो बन भी जाते हैं तो कई बार एम्ब्रियो डे 2, डे 3 पे अरेस्ट हो जाते हैं। बहुत कम एम्ब्रियोज होते हैं जो डे 5 तक, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट तक, यानी कि लॉन्ग कल्चर मेथड जिसे हम बोलते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। अगर ब्लास्टोसिस्ट बन भी जाते हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, जो एक ग्रेडिंग बोलते हैं हम, ब्लास्टोसिस्ट ग्रेडिंग, वो बिल्कुल A1 तरीके का ग्रेडिंग नहीं मिलता है। बहुत बार B ग्रेड के ब्लास्टोसिस्ट भी वहां पे देखने को मिलते हैं।
लेकिन डॉक्टर्स समझते हैं कि अगर ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो गया है तो वो इम्प्लांटेशन की अपनी क्षमता रखता है, इसीलिए उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है आपकी वाइफ की यूट्रस में। लेकिन उसके बाद भी एक चैलेंज ये देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी रह भी जाती है, बीटा एचसीजी पॉजिटिव भी आ जाता है, लेकिन सेकेंड या थर्ड मंथ में वो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। तो अबॉर्शन हुआ मतलब वो बेबी या फिर वो एम्ब्रियो जेनेटिकली फिट नहीं था, इसीलिए नेचर अपने रूल के हिसाब से उस बच्चे को अबंडन कर देती है, अबॉर्ट कर देती है। इस वजह से आपका अगर आईवीएफ पॉजिटिव भी आ जाता है लेकिन प्रेगनेंसी फेल्योर हो जाता है, ये भी देखने को मिलता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे हम बात कर रहे थे अनाज उगाने के लिए, जैसे जमीन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी अनाज को उगाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बच्चा जहाँ पे छोड़ा जाता है आईवीएफ करने के बाद, यानी कि ये जो यूट्रस का लाइनिंग होता है, एंडोमेट्रियम जिसे बोलते हैं, ये जो रेड कलर का दिख रहा है एंडोमेट्रियम, तो वहां पे बच्चे को छोड़ दिया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम गुड क्वालिटी का होना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वैस्कुलरिटी बहुत अच्छी होनी जरूरी होती है, ट्रिपल लेयर बनना बहुत जरूरी होता है। दो तरीके के एम्ब्रियो ट्रांसफर देखने को मिलते हैं प्रैक्टिकली, जैसे कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर बोला जाता है या फिर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोला जाता है। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब जिस महीने में अंडे बना के एस्पिरेट करके आपके बच्चे बनाए गए हैं, एम्ब्रियोज बनाए गए हैं, उसी महीने में तीसरे या पांचवें दिन पे एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। या फिर उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर पे, और आपकी वाइफ को सेकेंड मंथ में फिर से दवाइयां देके इस एंडोमेट्रियम को प्रॉपरली तैयार किया जाता है। जितनी खेती जरूरी है, जितनी अच्छी जमीन जरूरी है, उस तरीके से उसको बनाया जाता है, और उसके बाद उन बच्चों को डीफ्रीज करके, थॉ करके आपकी वाइफ की यूट्रस में छोड़ा जाता है, जिसे फ्रोजन ईटी इस तरीके से भी या फिर एफईटी भी कहा जाता है। प्रैक्टिकली ये देखने को मिलता है कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर का सक्सेस रेट अगर 50 से 55% है, तो वहीं पे एफईटी यानी कि फ्रोजन ईटी का जो सक्सेस रेट है वो 60 to 70% तक कई सेंटर्स में देखने को मिलता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे अनाज उगाने के लिए फार्मर यानी कि जो किसान होता है उसका खुद का नॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, किसान का अपना एक रोल होता है, हर किसी को खेती करना नहीं आ सकता है ना, तो किसान करने मतलब खेती करने के लिए किसान को जिस तरीके से नॉलेज होना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का कल्चर मेथड है, ये पूरा अच्छे तरीके से डेवलप होने के लिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके लिए बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। जी हाँ, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस मैटर करता है, हमारा नॉलेज मैटर करता है, और साथ ही साथ जिस लैब में आप एम्ब्रियोज को डेवलप कर रहे हो, जिन इक्विपमेंट्स के साथ आप एम्ब्रियोज को डेवलप कर रहे हो, उस लैब का मेंटेनेंस, उस लैब की क्वालिटी और उस लैब में होने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर हैंडलिंग आना आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वजह से आपके रिजल्ट्स आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे भी निर्भर करते हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आज की आधुनिक खेती में जो जितने अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, उसकी अनाज की आवक उतनी ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके आईवीएफ लैब में अपडेटेड और क्वालिटी कंट्रोल किए हुए हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स का अगर इस्तेमाल किया जाता है, आपकी लैब को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए उस बेबी को ऐसे लगना नहीं चाहिए कि वो माँ के पेट के बाहर बन रहा है या यूट्रस के बाहर उसको बढ़ा रहे हैं, है ना। तो माता के गर्भाशय में जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिल सकता है, बिल्कुल उसी तरीके के एनवायरनमेंट में बच्चे को बड़ा करना होता है ब्लास्टोसिस्ट लेवल तक। तो वहां पे आपका लैब का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स का क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लैब्स में जो कल्चर मीडिया यूज किया जाता है उसका पीएच मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। CO2 लेवल, O2 लेवल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सभी पे बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है, तभी गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज वहां पे बना पाते हैं डॉक्टर्स। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे किसान को मालूम होता है कि बारिश कब होने वाली है, जमीन कब तैयार है और अभी कौन सा अनाज हमें लेना है, निकालना है खेती से, ये नॉलेज जैसे किसान को होना जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्टर्स यानी कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट और आपके गायनेकोलॉजिस्ट दोनों का एक कंबाइंड रोल इसमें बहुत जरूरी होता है कि आपका एंडोमेट्रियम कितना अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका है और अभी कौन से एम्ब्रियोज आपको ट्रांसफर करने हैं, कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने हैं, डे 3 के करने हैं या डे 5 के करने हैं। साथ ही साथ बीज के आपका जो मैंने कहा एफसी काउंट, एमएच काउंट, इसी हिसाब से आपको कौन सी दवाइयां देनी है, किस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देके आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने हैं, आईवीएफ सक्सेस रेट ज्यादा से ज्यादा लाना है, इस बात पे गायनेकोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट की टीम मिलके आपके लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि
यकीन मानिए जितनी खुशी आपको आपका प्रेगनेंसी का रिपोर्ट या फिर बीटा एचसीजी का रिपोर्ट पॉजिटिव आके देखने को मिलता है कि आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया, उतना या उससे ज्यादा खुशी डॉक्टर और उसकी टीम को मिलती है। तो यस, डॉक्टर्स का नॉलेज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपकी सारी सिचुएशंस के हिसाब से कई बातें कस्टमाइज करनी पड़ती है। वन साइज फिट टू ऑल, वन प्रोग्राम फिट टू ऑल ऐसा कभी नहीं होता है। हर पेशेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स डॉक्टर्स डेवलप करते हैं। आपकी केस क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से डॉक्टर्स आपके लिए प्लान करते हैं और उसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आशा है आईवीएफ सक्सेसफुल 100% क्यों नहीं होता है या फिर फेल्योर क्यों होता है, इसके कई कारण आपको आज समझ में आ गए होंगे। कोई भी सवाल है आईवीएफ से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। नमस्कार।